नमस्कार। आज हम एक अहम और काफ़ी कह सकते हैं विस्फोटक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच जो हालिया तनाव एकदम से बढ़ा है और उसमें अमेरिका की जो सीधी भूमिका दिख रही है, वो वाकई चिंता का विषय है। हाँ, और इसके वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं, खासकर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग समाचार रिपोर्ट्स, विशेषज्ञ विश्लेषण जैसे बीबीसी हिंदी, पेज 3 न्यूज़, नव भारत टाइम्स, दृष्टि IAS, आज तक वगैरह से जुटाई गई है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, इसके पीछे की कूटनीति क्या है, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों का क्या रोल रहा है इसमें। और हाँ, भारत इस पूरी सिचुएशन में कहाँ खड़ा है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर है, और ये भी कि इजराइल के अंदर इस संघर्ष को लेकर क्या माहौल है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ये तनाव अचानक इतना कैसे बढ़ गया, मतलब ऐसा क्या हुआ एकदम से? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 13 जून को, जब इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन। अच्छा, हाँ। इसमें उन्होंने ईरान के जो प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकाने हैं, जैसे नतांज, तबरीज, किरमानशाह, उन पर हवाई हमले किए। और इसका घोषित उद्देश्य क्या बताया गया? घोषित उद्देश्य तो यही था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ये इजराइल की काफी पुरानी चिंता रही है और उन्होंने इस बार काफी बड़े पैमाने पर एक्शन लिया। लेकिन फिर ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा? बिल्कुल नहीं। ईरान ने इसका जवाब दिया और उन्होंने भी अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3, यानी इससे पहले भी एक और दो हो चुके होंगे। हाँ, ये उसी कड़ी का अगला कदम था। इसमें ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, खास तौर पर यरूशलेम और तेल अवीव को निशाना बनाया गया। और इसमें नुकसान भी हुआ? हाँ, खबरों के मुताबिक दक्षिणी इजराइल में एक बड़ा अस्पताल है, सुरोका अस्पताल, उसको भी नुकसान पहुंचा। मतलब ये सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। और फिर इजराइल ने दोबारा कुछ किया? हाँ, इजराइल ने इसके बाद ईरान के अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर भी हमला किया। ये भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। तो ये एक तरह से टिट फॉर टैट जैसा सिलसिला चल पड़ा। ये तो काफी गंभीर स्थिति हो गई। अब इसमें अमेरिका की भूमिका की बात करते हैं। क्या वो सिर्फ इजराइल का समर्थन कर रहे थे या सीधे तौर पर शामिल थे? देखिए, समर्थन तो अमेरिका हमेशा से करता आया है इजराइल का, लेकिन इस बार बात उससे आगे बढ़ गई। ये सिर्फ खुफिया जानकारी देने या मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मदद करने तक सीमित नहीं रहा। तो क्या हुआ? रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के B-2 बॉम्ब वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया गया। ये स्टेल्थ बॉम्बर होते हैं, रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। B-2 बॉम्बर्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका सीधे तौर पर इस हमले में शामिल था। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सीधी अमेरिकी भागीदारी का एक पुख्ता संकेत है। और खास तौर पर ईरान के जो बहुत गहरे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने हैं, जैसे फोर्डो फैसिलिटी है जो पहाड़ों के नीचे बनी है। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसे भेदना बहुत मुश्किल माना जाता है। बिल्कुल। तो माना ये जा रहा है कि शायद उन ठिकानों तक पहुंचने और उन्हें निशाना बनाने में अमेरिकी मदद, शायद अमेरिकी बम या तकनीक बहुत जरूरी रही होगी। हो सकता है इजराइल अकेले ये न कर पाता। तो एक तरफ तो अमेरिका सीधे हमले में मदद कर रहा है, लेकिन फिर ये ट्रम्प प्रशासन का जो रवैया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है इस पूरे मामले का। एक तरफ तो इजराइल को इतना बड़ा सैन्य समर्थन, हमलों में सीधी भागीदारी, और दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि ट्रम्प प्रशासन ईरान को परमाणु वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि ईरान पर जो तेल निर्यात के प्रतिबंध लगे हैं, उनमें कुछ नरमी बरती जा सकती है। यहाँ तक कि चीन को ईरान से तेल खरीदने की इजाजत देने की भी सुगबुगाहट है। ये तो एकदम उल्टा लगता है। और मैंने कहीं पढ़ा कि ट्रम्प ने ईरान की बहादुरी की तारीफ भी की। हाँ, ये बयान भी आया। तो ये एक तरह का दोहरा खेल या कह लें एक जटिल रणनीति नजर आती है। एक हाथ से दबाव बनाओ, दूसरे हाथ से बातचीत का रास्ता भी खुला रखो। लेकिन इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मतलब अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। एक तो है वैश्विक तेल बाजार। अमेरिका शायद नहीं चाहेगा कि ईरान इजराइल युद्ध इतना बढ़ जाए कि तेल की सप्लाई बाधित हो और कीमतें आसमान छूने लगें। खासकर चुनाव का साल है अमेरिका में। हाँ, तेल की कीमतें बढ़ना तो किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता। और घरेलू राजनीति का क्या एंगल है? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 60% अमेरिकी जनता इस तरह के किसी बड़े युद्ध के पक्ष में नहीं है और बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर इतने बड़े हमले में शामिल होने पर अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन शायद उस दबाव को भी महसूस कर रहा हो। तो मतलब जनता का मूड भी देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा अमेरिका के जो सहयोगी हैं मध्य पूर्व में, जैसे सऊदी अरब, उनके अपने हित हैं। वो भी शायद नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाए। अमेरिका को उनका भी ध्यान रखना होता है। और एक बात ये भी हो सकती है कि ट्रंप अपनी छवि एक पीस मेकर यानी शांति दूत की तरह बनाना चाह रहे हो। मतलब दिखाया कि देखो हमने ईरान पर दबाव भी बनाया और फिर बातचीत से मसला सुलझा भी लिया। ये भी एक संभावना है। अपनी विदेश नीति की सफलता के तौर पर इसे पेश करने की कोशिश हो सकती है। तो ये कई सारे फैक्टर्स का मिला जुला असर लगता है। और इसी बीच रूस का क्या स्टैंड रहा? रूस ने अमेरिका को काफी सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई से बाज आए। रूस के ईरान के साथ काफी अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, वो तो है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। रूस के अलावा चीन का क्या रुख रहा? रूस और चीन दोनों ने ही इजरायली हमलों की निंदा की है और दोनों ही देश संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान खोजने की अपील कर रहे हैं। उनका स्टैंड काफी क्लियर है इस मामले में। और पाकिस्तान? वो तो ईरान का पड़ोसी है। पाकिस्तान काफी चिंता में है, जाहिर है। उन्होंने ईरान के साथ अपनी बलूचिस्तान सीमा पर जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उन्हें बंद कर दिया है। अच्छा। और कुछ ऐसी अपुष्ट खबरें भी आईं कि शायद अमेरिकी विमानों ने पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल किया हो ईरान पर हमले के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने इसका खंडन किया है, लेकिन इन खबरों ने उसकी जो तटस्थ रहने की कोशिश है उस पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ये भी हैंगले। अच्छा, ईरान के जो क्षेत्रीय सहयोगी माने जाते हैं जैसे हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हुती विद्रोही हैं, उनकी क्या स्थिति रही इस दौरान? ऐसा लगता है कि इजराइल के जो हालिया हमले हुए हैं, न सिर्फ ईरान पर बल्कि शायद इन समूहों पर भी, उसने इन्हें कुछ हद तक कमज़ोर किया है, या कम से कम वे इस स्थिति में नहीं दिखे कि ईरान की खुलकर या प्रभावी ढंग से सीधी मदद कर सकें। तो मतलब ईरान इस लड़ाई में अपने प्रॉक्सीज के लिहाज से थोड़ा अकेला पड़ा? कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। उनकी क्षमता शायद उतनी नहीं रही जितनी पहले मानी जाती थी, या फिर वो सीधे टकराव से बचना चाह रहे थे। ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। इजराइल के अंदर क्या माहौल है इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि हमने देखा है कि गाजा वाले मुद्दे पर तो इजरायली समाज में काफी मतभेद थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गाजा मुद्दे पर जहां इजराइल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, समाज बटा हुआ दिखा, वहीं ईरान के सवाल पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। कैसे? ईरान के मुद्दे पर इजराइल में एक जबरदस्त राष्ट्रीय सहमति नजर आती है। मतलब सरकार और विपक्ष दोनों एक सुर में बात कर रहे हैं। वो उसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। यानी ईरान को लेकर कोई दो राय नहीं है वहाँ? बहुत कम। ज्यादातर इजरायली मानते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से हर हाल में रोकना होगा, चाहे उसके लिए सैन्य कार्यवाही ही क्यों न करनी पड़े। ये उनके लिए एक तरह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाली बात है। ये समझना जरूरी है कि वहाँ अंदरूनी तौर पर कितनी एकता है इस मुद्दे पर। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है और पड़ेगा? भारत के लिए ये स्थिति बहुत ही ज्यादा जटिल है। एक बड़ी रणनीतिक दुविधा पैदा हो गई है। दुविधा क्यों? क्योंकि हमारे दोनों ही पक्षों से, यानी इजराइल और ईरान दोनों से ही बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। इजराइल हमारा एक बड़ा रक्षा और तकनीक साझेदार है। बहुत सारा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट हम वहाँ से लेते हैं, तकनीक में सहयोग है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। और ईरान? ईरान हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। हम काफ़ी तेल ईरान से लेते रहे हैं। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और चाबहार बंदरगाह भी तो है। बिल्कुल, चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देता है। इस पर भारत ने काफ़ी निवेश भी किया है। तो मतलब एक तरफ डिफेंस पार्टनर, दूसरी तरफ एनर्जी और कनेक्टिविटी पार्टनर। मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा। अब सबसे पहली और तात्कालिक चिंता है ऊर्जा सुरक्षा की। वो कैसे? भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% कच्चा तेल इसी मध्य पूर्व के क्षेत्र से आयात करता है, और ज़्यादातर तेल टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरते हैं, जो ईरान के काफ़ी करीब है। हाँ, वो बहुत संकरा समुद्री रास्ता है।
अगर इस लड़ाई की वजह से होर्मुज जल डमरू मध्य में कोई बाधा आती है, शिपिंग रुकती है, तो भारत की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा असर होगा पेट्रोल डीजल के कीमतों पर, महंगाई पर। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चिंता है हमारे प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। हाँ, खाड़ी देशों में और पूरे मध्य पूर्व में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 80 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक इस क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है या युद्ध फैलता है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्हें वहां से निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। ये तो है। और जो बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं उनका क्या होगा? आपने चाबहार का जिक्र किया। एक और प्रोजेक्ट की भी बहुत चर्चा थी, IMEC। हाँ, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, ये G20 में अनाउंस हुआ था। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारत को समुद्री और रेल मार्गों से मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ने की। इसमें इजराइल भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है शायद। हाँ, इसमें इजराइल के हाइफा बंदरगाह की भी भूमिका है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो जाहिर है IMEC जैसी परियोजनाओं का भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा। चाबहार पर तो असर पड़ेगा ही। तो मतलब आर्थिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से, लेकिन हर चुनौती में कहते हैं कोई अवसर भी छिपा होता है। अच्छा, यहाँ क्या अवसर हो सकता है भारत के लिए? देखिए, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी विदेश नीति में एक संतुलन साधने की कोशिश की है, जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। मतलब हम किसी एक गुट के साथ बंधे नहीं हैं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ साझेदारी करते हैं। हाँ, ये हमने रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी देखा। भारत ने अपना एक स्वतंत्र स्टैंड बनाए रखा। बिल्कुल। तो इस मौजूदा संकट में भी भारत का जो एक संतुलित रवैया है और जिस तरह से पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों की वजह से। हाँ, वो अमेरिकी एबीज वाली बात और बलूचिस्तान बॉर्डर। हाँ, तो क्या ये स्थिति भारत को एक कूटनीतिक बढ़त दे सकती है? क्या भारत इस क्षेत्र में शांति बहाली या तनाव कम करने में कोई भूमिका निभा सकता है? ये एक सवाल है। हो सकता है ये एक अवसर हो पाकिस्तान को थोड़ा और अलग थलग करने का या अपनी अहमियत बढ़ाने का। ये एक सोचने वाली बात है। तो अगर हम पूरी स्थिति को समेटने की कोशिश करें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मध्य पूर्व में तनाव अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस बार नया फैक्टर ये है कि अमेरिका इसमें सीधे तौर पर शामिल हो गया है, जो पहले वो बचता था करने से। दूसरी बात, ईरान ऐतिहासिक रूप से शायद इस वक्त थोड़ा कमजोर दिख रहा है। उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है, उसके सहयोगी भी शायद उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसने जवाबी हमला करके ये भी दिखाया है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है, उसके पास क्षमता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर बटा हुआ है। रूस और चीन जहां संयम और कूटनीति की बात कर रहे हैं, वहीं अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। तो एक क्लियर डिवाइड दिख रहा है। अमेरिका की, खासकर ट्रंप प्रशासन की रणनीति, वो काफी बहुस्तरीय है। उसमें दबाव भी है, सैन्य कार्रवाई में मदद भी है और साथ ही साथ बातचीत और कूटनीति का दरवाजा खोलने की कोशिश भी है। एक जटिल मिश्रण है। और इन सब के बीच भारत एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है। उसे अपने रणनीतिक हितों इजराइल, आर्थिक और ऊर्जा हितों ईरान, खाड़ी देश और मानवीय हितों प्रवासी भारतीय के बीच बहुत ही सावधानी से संतुलन साधना होगा। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति जो है वो लगातार बदल रही है। हर रोज कुछ नया सामने आ रहा है। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। तो आखिर में एक सवाल मन में उठता है, जिस तरह से ये वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियां, मतलब अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, सब इस संघर्ष में अपनी भूमिकाओं को, अपने पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। क्या ये मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है? क्या हम एक नई तरह का पावर डायनामिक देख रहे हैं वहाँ? ये बिल्कुल संभव है। पुरानी इक्वेशंस बदल रही हैं, नए समीकरण बन रहे हैं और इसी बदलते हुए परिदृश्य में भारत अपनी जो ये आजमाई हुई मल्टी अलाइनमेंट की नीति है, जिसमें वो सबके साथ संबंध रखता है, किसी गुट में नहीं बंधता, उसे भविष्य में कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे नेविगेट करेगा, ये देखना वाकई बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ। और इस तरह की और जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए पॉकेट मस्ती, मस्ती इन योर पॉकेट नाउ। नमस्कार एंड गुड बाय। नमस्कार।